चलिए बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक एक हमारा है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। हमने गॉस लॉ के अभी सारे एप्लीकेशन पढ़ ली, स्ट्रेट वायर हो गया या इनफाइनाइट शीट वगैरह का हो गया। अब हम डिडक्शन करेंगे किस चीज़ का, आपका कूलम्स लॉ का। किसकी मदद से करेंगे हम लोग? गॉस लॉ की मदद से। ठीक है, कूलम्स लॉ आपको याद होगा। कूलम्स लॉ क्या कहता है भाई कि अगर किसी दो पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए Q1 और Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए R, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यही हमारा क्या होता था, कूलम्स लॉ। ठीक है, इसी को अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से। गॉस लॉ की मदद से अब इसी कूलम्स लॉ को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके देखिएगा। देखिए, मैं मान लेता हूँ एक मेरा पॉइंट चार्ज है Q। क्या है? Q। लेट Q इज़ ए पॉइंट चार्ज। Q क्या है? पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब एक दूसरा चार्ज है Q0। यहाँ पे मान लेता हूँ एक मेरा दूसरा चार्ज क्या है, Q0, जो मेरा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज पे जो मेरा टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालूंगा गॉस लॉ की मदद से कि ये जो है मेरा चार्ज, इस पे कितनी इसकी वजह से लग रही है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ये जो मेरा चार्ज है इस पर, इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है मैं निकालूंगा। Q क्या है? मेरा पॉइंट चार्ज, एंड Q0 इज़ ए टेस्ट चार्ज। Q0 क्या है? मेरा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, Q एक पॉइंट चार्ज है, Q0 मेरा टेस्ट चार्ज है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक, अब भाई ये टेस्ट चार्ज है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक सरफेस बनेगा, दैट इज आवर गॉसियन सरफेस। ये हमारा क्या बन गया है? गॉसियन सरफेस बना लीजिए। बात समझ में आ रही है? यह हमने क्या बना लिया, अपना गॉसियन सरफेस। अब यहाँ से ये जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है, यही क्या हो जाएगी इसकी दूरी, दैट इज R। दैट इज R, जो मैंने गॉसियन स्फीयर बनाया है। चूंकि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक स्फीयर होगा, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वही हमारा क्या हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस। क्योंकि जो मेरा ये चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, मैंने कहाँ लिया, इसके सरफेस पे लिया है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं देखूँ करस्पॉन्डिंग इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकल रही होगी, बाहर की तरफ, और उसी डायरेक्शन में इसका ds वेक्टर भी है। उसी डायरेक्शन में इसका क्या है, ds वेक्टर भी है। हाँ या ना भाई? ds वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलरी आउटवर्ड। ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरी आउटवर्ड है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ds वेक्टर और e वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है इनके बीच में। तो यहाँ पे जब कॉस थीटा लोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री, डेट विल इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ रही है? अब हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, फ्रॉम गॉस लॉ से आप क्या जानते हो भाई, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई Q क्या होता है? चार्ज इंक्लोज्ड। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा चार्ज इंक्लोज्ड कौन सा है, सिर्फ Q। क्या है? Q0 तो भाई सरफेस पे है ना, वो कहाँ इंक्लोज्ड है? उसको तो मैं सरफेस पे रख के देख रहा हूँ ना। तो जो हमारे सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है वो कौन सा है, सिर्फ Q। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। क्या मान लेता हूँ? इक्वेशन 1। सेकेंड हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख देता हूँ, डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू क्या होता है भाई हमारा, EDS कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों? EDS कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 0 डिग्री थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं सारे बच्चे अब यहाँ तक आ गए होंगे, तो अब यहाँ पे मुझे कॉस 0 डिग्री रखूँ, फिर उसकी 1 रखूँ, ऐसे नहीं करना पड़ेगा ना। जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो भी अब समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या आ गई भाई, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दी। लिख देता हूँ EDS कॉस 0 डिग्री
चूँकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो क्या आ जाएगा ई डी एस इंटू 1, आपको वही आ गया। अब अगर मैं इस पूरे सरफेस की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इस पूरे सरफेस की बात करूँ फॉर होल स्फेयर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस। इंटीग्रेट के लिए क्या करते हैं हम लोग, पूरे के पूरे एलिमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इसको छोटे से पार्ट के लिए लिया, ठीक है, इसको डिफाई कर देता हूँ तब। तो यहाँ पे अगर लेंगे तो किसके लेंगे, पूरे के पूरे एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब इसको आप डिफाई करोगे इसका, तो फिर इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेट करोगे तो करस्पॉन्डिंग फाई आ जाने वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ ई का ई हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी एस, ठीक है। डी एस का इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया, याद आ रहा है आपको, बिल्कुल। डी एस का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अगर आप यहाँ सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ सरफेस एरिया कितना आ रहा है, देखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कितना आ रहा है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ले लीजिए आप इक्वेशन सेकेंड, फटाफट बनाइए, बात समझ में आ रही है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों एक चीज़ और ज़रा देखो, अब मुझको बताओ कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही पढ़ा था आपने। तो अगर हम बोलें फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से क्या है भाई, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू नॉट। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लग किस पे रहा है, फोर्स लग किस पे रहा है, हमारे टेस्ट चार्ज पे। तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज का हो जाएगा क्यू नॉट। ये क्या इक्वेशन हो गया थर्ड। इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। भाई इक्वेशन सेकेंड में इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, देखिए क्या आ जाएगी, बताइए। आ जाएगी हमारी एफ बाई क्यू नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 4 मान लीजिए इसको। फटाफट इतना नोट करिए बच्चे लोग, फटाफट नोट करिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए दोनों का दोनों देखिए फाई के टर्म में आ गया। यहाँ है मेरा इक्वेशन 1 और यहाँ पे मेरा इक्वेशन 4, ठीक है। ये दोनों के दोनों किसके टर्म में आ गया है, फाई के टर्म में। किसके टर्म में, फाई के टर्म में। तो भाई दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 4 वी गेट। देखिए हमको क्या मिलेगा इक्वेशन 1 और 4 को इक्वेट करने पे, ध्यान से देखिए। एक की वैल्यू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक की वैल्यू कितनी आ रही है, F अपॉन क्यू नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसी को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर, जैसे यहाँ पे डिवाइड में था करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई में चला गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, नीचे कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू F। अब इसको हम लोग रीअरेंज करके बड़ी सुंदर से लिख लेते हैं, रीअरेंज करके सुंदर तरीके से लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्या आ गई इसकी वैल्यू, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, यही है हमारा कूलम्स लॉ। Q1 Q2 था जैसे वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया, Q और Q नॉट। Q1 Q2 को लिया था और उनके बीच का निकाल रहा था, यहाँ हमने किसको लिया है, Q और Q नॉट को। दिस इज
कूलम्स लॉ। ये किसका लॉ है भाई? कूलम्स लॉ। तो देखिए हमने क्या किया, हमने गॉस लॉ की मदद से कूलम्स लॉ को प्रूव कर दिया। तो आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया और कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे होंगे इस चैप्टर में, तो उसे मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग जो बच्चों ने वो ने अभी तक स्क्रीनशॉट खींच के रखे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्क्रीनशॉट के भरोसे चल रहे होंगे, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तो वो नोट्स बना लें, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो स्क्रीनशॉट को लें, एक दिन निकालें और कम से कम पूरे के पूरे नोट्स को लिख लें, क्योंकि आप जब रिवीजन करने बैठोगे तो आप मोबाइल से रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको अपनी कॉपी की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लें और रिवीजन करना शुरू करें। बाकी वीडियो देखते रहें, बाकी सारे चैप्टर मैं आपके एक एक करके कंप्लीट करा दूँगा। ओके बच्चों, फोकस सही नहीं है क्या?